हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जितने भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी ने भी एक न्यूज सुनी होगी जिसमें आ रहा था कि सीटेट का जो एग्जाम होता है, जो गर्मियों के टाइम पर जो एग्जाम होता है, जुलाई या अगस्त में जो पेपर कराया जाता है वो नहीं कराया जाएगा। देखो, अभी पूरा कंफर्म तो शायद मुझे नहीं पता चला है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन एक चीज है ना, इससे कहीं ना कहीं देखो, जो लोग बीएड के या फिर बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है अगर अभी पेपर नहीं होता तो। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए दिक्कत है, क्योंकि अगर फोर्थ सेमेस्टर वाले ये पेपर नहीं दे पाएंगे तो आगे आने वाली काफी सारी वैकेंसी है जिनसे वो वंचित रह जाएंगे, जिसमें बीपीएससी की आएगी, डीएसएसबी की आएगी, केवीएस की भी आएगी शायद। तो मुझे लगता है काफी सारी जो वैकेंसी आएंगी उसमें फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर ये सीटेट नहीं कराएंगे तो। इसलिए फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में हो तो आपको कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आप जो दिसंबर वाला सीटेट का एग्जाम आएगा उसकी प्रिपरेशन करो और अच्छे से अपना एग्जाम देना, क्योंकि अभी आपको टाइम भी मिल चुका है अच्छा खासा दिसंबर में जो एग्जाम होगा। और अभी अगर आप मेरे से पर्सनल मेरा ओपिनियन पूछना चाहो ना, तो मैं गर्मियों में जो एग्जाम होता है, जो सीटेट का जुलाई या अगस्त में एग्जाम होता है, मैं ये वाला एग्जाम कभी नहीं देती। मैं हमेशा सर्दी वाला ही एग्जाम देती हूँ, जो या तो जनवरी में होता है या फिर दिसंबर में होता है। क्योंकि एक ये टाइम ना, इस टाइम पर बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती, पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। और जब आप गर्मी में एग्जाम देते हो ना, छोटी से छोटी चीजों का फर्क पड़ता है। चाहे भाई जिस दिन आप पेपर देने गई उस दिन आप मतलब ठीक थे नहीं थे, मतलब बीमार तो नहीं थे, इन सब चीजों का भी, इतनी छोटी छोटी सी चीजों का भी आपको लगता होगा क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन इनका भी फर्क पड़ता है। इसलिए जो आप अगर तैयारी कर रहे हो जैसे, तो अपना दिसंबर वाला एग्जाम दे देना, कोई उसमें बहुत बड़ा ये नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो। लेकिन एक चीज याद रखना, एकदम से ना ये नहीं है कि आपने ये न्यूज देखी कि अभी एग्जाम नहीं होगा तो आपने तैयारी करना छोड़ दिया। बिल्कुल ही अपनी तैयारी को ना पूरा करते रहना, ताकि आपका और अच्छा स्कोर आ सके। क्योंकि अब पहले की तरह नहीं है कि आपको इतना आसान पेपर मिलेगा जैसा ऑनलाइन में आता था। मैंने 3 बार निकाला और तीनों बार मेरा 120 प्लस नंबर आए हैं सीटेट के अंदर। तो मैं इस तरह से आपको बता सकती हूँ कि कहाँ से आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हो। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि सीटेट के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ सकते हो। क्योंकि चाहे एग्जाम आपका जुलाई या अगस्त में हो या फिर आपका दिसंबर में हो, दोनों के लिए आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। और सबसे जो सही मुझे लग रहा है, देखो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने ना तो कभी सीटेट के लिए बैच लिया है और ना ही मैं आप सभी को भी बोलना चाहूंगी कि सीटेट के लिए कोई भी आपको बैच लेने की जरूरत है। देखो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बैच भी अगर आप लेते हो तो आपको 1500 से 2000 रुपए तक लगते हैं सीटेट का बैच लेने के लिए, ठीक है। और उसमें होता क्या है, इतनी बेसिक बेसिक सी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो आप यूट्यूब पर फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है, आप वहां से अपनी पढ़ाई आराम से कर सकते हो। और एक पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो सभी। 2011 से सीटेट होना आई थिंक शुरू हो गया था, 2011 या 12 से, और अब 2025 चल रहा है। अब तक जितने भी पेपर्स हुए होंगे वो सभी पेपर्स की एक बुक आ सकती है, मतलब बुक आती है, आप वो बुक ले सकते हो और उनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप 2011 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर सोल्व कर लेते हो ना। और दिसंबर में एग्जाम में बहुत टाइम, आप आराम से कर लोगे। जो क्वेश्चन होते हैं वो ठीक है कि हो गए, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं हो रहे ना, उनको रट लेना है। जैसे हिंदी में कोई हो गया या फिर सीडीपी में कोई हो गया, मतलब बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं सीटेट के अंदर। काफी बार मैंने देखा है, काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पुराने टाइम पर बहुत क्वेश्चन रिपीट होते थे सीटेट में। तो ये कुछ चीजें थी। और एक चीज अगर मैं बताना चाहूँ ना आप सभी को, देखो ये रहता है कि सीटेट के अंदर ना, मतलब सीटेट के अंदर एक तो आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। सीटेट में बहुत कम चांस होता है कि कभी कोई परिभाषा पूछ ली जाए, तो उस एक नंबर के लिए आपको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, फिर भी पता नहीं वो परिभाषा आएगी या नहीं आएगी। तो ये टाइम का वेस्ट होगा। उससे अच्छा है कि आप उसके लिए, उस एक नंबर के लिए कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लो और सभी चीजें अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो। इसलिए मैंने परिभाषाएं नहीं याद की थी सीटेट के पेपर के लिए। परिभाषाएं वगैरह जो होती हैं ज्यादातर तो यूपी टेट के पेपर में आती हैं, या जो अदर एग्जाम होते हैं वहां पर परिभाषाएं आती हैं। लेकिन सीटेट के एग्जाम में परिभाषा नहीं आती, परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और एक होता है बुक्स, कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो सीटेट में कभी बुक्स वगैरह से भी क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत ही कम बनता होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत बुक्स याद करनी है, कोई इंपोर्टेंट सी, कोई ज्यादा ही इंपोर्टेंट आपको लग रही है, तो वो याद कर लेना। अदरवाइज आपको सीटेट के लिए बुक्स के नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है कि ये वाली बुक्स किसने दी है। ये सभी चीजें ना यूपी टेट के एग्जाम में ज्यादा आती हैं। और जो सीटेट का एग्जाम होता है ये थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा होता है, जिसमें ये देखने की कोशिश की जाती है कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कितना है, मतलब आप पढ़ाने के लिए कितने सक्षम हो, कितने आप अच्छी तरह से बच्चों को समझ पा रहे हो। इसलिए सीटेट में ये जो फैक्चुअल चीजें हैं ना, ये कम पूछी जाती हैं। और कॉन्सेप्ट से, मतलब आपके दिमाग को जानने की कोशिश की जाती है कि कितने, मतलब कैसे बच्चों को पढ़ा पाओगे, कैसे समझ पाओगे उनको।
तो आपने देखा भी होगा क्वेश्चन सीटेट में हमेशा ना कॉन्सेप्ट बेस पर बनते हैं कि अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो और ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं तो अब क्या करोगे, ऐसे ऐसे मतलब इस तरह से कॉन्सेप्ट या फिर किसी सिचुएशन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक चीज याद रखना। और दूसरा, अगर भाई देखो आप आराम से पास हो सकते हो, 75 नंबर की आप बोल सकते हो कि पूरी 75 नंबर की पेडागोजी आती है और 75 नंबर का जो अदर जो होंगे जो कंटेंट होता है, जो मतलब जो बिल्कुल टॉपिक्स हैं वो सभी चीजें, तो अगर आपने पेडागोजी भी अच्छे से पढ़ रखी है ना तो आप आराम से पास कर सकते हो, क्योंकि 75 नंबर तो वहां से, उसके बाद ये 20-30 नंबर आप ले ही आओगे ना बाकी तो जो कंटेंट में से है, बाकी 75 में से तो 20-30 नंबर आ ही जाएंगे आराम से। तो इस तरह से आराम से पास हो जाता है। और रही बात देखो सीडीपी की, अगर मैं बात करूं, सीडीपी में ना कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि अगर काफी सारे क्वेश्चन टैग वर्ड से सोल्व हो जाते हैं, आपको टैग वर्ड्स याद कर लेना है, पढ़ लेना है एक बार, मतलब थोड़ा सा एकदम होता है ना कि निगाह में से निकाल लेना, तो ऐसे टैग वर्ड्स ना सभी पढ़ लेना। ऐसे तो बहुत सारे टैग वर्ड्स बन जाते हैं, चाहे एक तो टैग वर्ड्स और एक पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स भी अलग बनते हैं सीडीपी में। आप ये भी चीजें देखना, जैसे कोई डेली लाइफ से कनेक्ट करने की बात हो रही है तो वो एक पॉजिटिव वर्ड है, और अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है या फिर होलिस्टिक असेसमेंट की बात हो रही है तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड बोल सकते हो या फिर पॉजिटिव वर्ड बोल सकते हो। तो इस तरह से कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होंगे और कुछ नेगेटिव वर्ड्स होंगे और ऐसे ही टैग वर्ड्स होंगे। तो अगर आप सीडीपी में ये थोड़ी सी चीजें भी पढ़ लेते हो ना कि कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड है, कौन सा नेगेटिव टैग वर्ड है, आधे से ज्यादा आपका सीडीपी का पार्ट सोल्व हो जाता है। और कुछ जो मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और कोहलर का सिद्धांत, तो कुछ ये सभी मनोवैज्ञानिक है जिनसे भी ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी अगर मैं बात करूं तो सीटेट के अंदर व्यवहारवाद से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी आपको हर वाद का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसने क्या दिया। सिर्फ थोड़ा बहुत ये पता रहना चाहिए कि आपको पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो कैसे किया था, पावलोव का प्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज आप याद कर लेना सीडीपी के अंदर। और सीडीपी के अंदर एनईपी वाला पोर्शन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला हो गया और एनसीएफ वाला हो गया, इनको भी जरूर पढ़कर जाना, इनसे जरूर क्वेश्चन बन जाता है। ये मैंने कुछ चीजें आपको सीडीपी के लिए बताई हैं। और अगर ईवीएस की मैं बात करूं ना तो ईवीएस में कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनसे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपका बनता ही है। एक मैप को अच्छी तरह से याद कर लेना, इंडिया के पूरे मैप में से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये वाला स्टेट कौन से राज्य से सीमा साझा करता है। इस तरह के हर एक मतलब एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा मैप से देखने के लिए, तो मैप को, इंडिया के मैप को बहुत अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है जो होता है ट्रेन की स्पीड से, एवरेज स्पीड निकलवा सकते हैं या फिर कुछ भी निकलवा सकते हैं। एक ट्रेन से क्वेश्चन जरूर बनता है कि एक ट्रेन जो है नागरकोल से यहाँ तक गई, कन्याकुमारी तक गई इधर से, तो इस तरह से एक ट्रेन से क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको एवरेज स्पीड या कुछ भी निकलवाई जा सकती है, या डिस्टेंस या एवरेज स्पीड। और ईवीएस के अंदर एक क्वेश्चन जो आजकल इन्होंने नया शुरू किया है, जो कि आजकल बनता ही है, वो है टाइम जोन के बारे में। टाइम जोन यानी कि जो भारत का टाइम है अमेरिका के टाइम से कितना आगे है पीछे है, या भारत का टाइम मतलब हमारा जो टाइम है वो जो जापान का टाइम है उससे कितना आगे या पीछे है। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं अभी रिसेंट के टाइम पर जो सीटेट हुए हैं। तो ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। थोड़ा सा आपको एक बेसिक सा, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं पूछता आपसे कि कितने डिग्री का है, सिर्फ ये पूछेगा कि आगे है पीछे। ये आपको अगर थोड़ा सा आप उसको नॉलेज होगी आपको ग्लोब वगैरह की, तो उससे आप क्लियर कर पाओगे। तो ये बेसिक सी चीजें पढ़ लेना, ईवीएस में यही होता है। बाकी ईवीएस में आप थीम जरूर पढ़ लेना, थीम से तो देखो क्वेश्चन बनता ही है क्योंकि पूरी ईवीएस ही थीम बेस्ड है। तो रही बात देखो कि आप जो ईवीएस वाला पार्ट है ये कहाँ से पढ़ सकते हो। ईवीएस वाला पार्ट मुझे लगता है आप या तो सचिन सर से पढ़ लेना या फिर हिमांशी मैम से, दोनों का ही पढ़ाया हुआ। मैंने कुछ क्लासेस सचिन सर से देखी थी ईवीएस की, और कुछ क्लासेस हिमांशी मैम की ईवीएस की देखी थी, क्योंकि बुक्स मेरे पास नहीं थी। अगर आपके पास बुक्स हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक्स हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वही है ना कि जब आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पर इतना सारा, तो फिर मैंने बुक्स भी नहीं मंगाई थी इसके लिए, ईवीएस के लिए। मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही कुछ क्लासेस देख ली थी और उसमें आराम से कवर हो गई थी पूरी ईवीएस वाला पार्ट। तो ईवीएस आप वहां से कर सकते हो। और सीडीपी के लिए मैं अगर बताऊं तो आप सचिन सर और हिमांशी मैम दोनों को ही फॉलो कर लेना। दोनों की क्लासेस अपनी अपनी जगह पर ना बेस्ट हैं। सचिन सर काफी और कुछ नई नई चीजें भी बताते रहते हैं सर, और मैम भी काफी सारा पढ़ाती रहती हैं, तो दोनों का फॉलो कर सकती हो। जो भी क्लास आया करे, मतलब आप दोनों ही क्लास को फॉलो कर सकते हो। सीडीपी के लिए भी आप दोनों टीचर को फॉलो कर सकते हो और ईवीएस के लिए भी दोनों टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। और जैसे हिंदी की मैं बात करूँ ना, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज वाला पार्ट होता है। आपको पता है 2 लैंग्वेज लेनी होती है। आपको एक चीज याद रखनी है, लैंग्वेज में बहुत बच्चे गलत कर देते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं।
ये चीज आप याद रखना। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से चूज करना। पहली लैंग्वेज अगर हो सके, जितना हो सके, आपने ज्यादातर बच्चे हम इधर नॉर्थ की साइड के, तो सभी को ना हिंदी आराम से सभी की ठीक ठाक होती है। हिंदी ही ज्यादातर हमारी मदर टंग है, तो मदर टंग के थ्रू हम हिंदी अच्छी हो जाती है। तो आप अगर फर्स्ट लैंग्वेज लोगे तो हिंदी को प्रेफर करना, क्योंकि जो पहली लैंग्वेज लेते हैं उसको करना आसान होगा। अगर इंग्लिश को आपने पहली लैंग्वेज लिया ना तो डिफिकल्ट होगी ज्यादा। इसलिए हिंदी को अगर कोशिश करना, हिंदी पहली लैंग्वेज रखना और इंग्लिश को सेकंड रखना, या फिर जो आप संस्कृत लेना चाहो सेकंड तो संस्कृत ले सकते हो या फिर इंग्लिश ले लेना। तो ये रही लैंग्वेज की बात। और एक चीज, ये आप पहले तो, ये तो आप फॉर्म के टाइम की बात हो गई, जिस टाइम पर आप फॉर्म फिल करोगे तब आपने कौन कौन सी लैंग्वेज ली उस चीज को माइंड में रखना, क्योंकि पेपर में आपको वैसा ही सोल्व करना है, नहीं तो पूरा पेपर गलत कर दोगे। क्योंकि लैंग्वेज में जब दो लैंग्वेज का दोनों ही पेपर, उसके अंदर बुकलेट के अंदर दोनों के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने पहली लैंग्वेज कौन सी ली थी, आपको वही क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने पहली लैंग्वेज हिंदी ली है तो आपको हिंदी के ही क्वेश्चन करने हैं पहली लैंग्वेज में। इंग्लिश अगर आपने कर दी ना तो आपका 0 स्कोर हो जाएगा, कुछ भी नहीं माना जाएगा। और ऐसे ही सेकंड लैंग्वेज में करना है कि अगर आप सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ली है तो उसमें इंग्लिश के ही क्वेश्चन करने सेकंड वाले पार्ट में। उसको आप फर्स्ट वाली इंग्लिश से कंपेयर मत कर देना, क्योंकि उसमें 2 इंग्लिश के पार्ट होंगे, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाना। और एक चीज और बतानी है मुझे, जो कि अभी शुरू हुई है। अब इन्होंने पता है क्या किया, जैसे कि आप सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश के जो पैडागोजी के क्वेश्चन होंगे ना, वही सेकंड लैंग्वेज जिनकी हिंदी होगी उसकी जो पैडागोजी के क्वेश्चन होंगे वही उनके होंगे जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा ना कि ये जो पैडागोजी के क्वेश्चन है ये कौन से हैं, तो आप उसको सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है और आप सेकंड लैंग्वेज हिंदी में जाकर उसको देख सकते हो, दोनों के सेम क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, जो पैसेज होगा वो अलग होगा, यानी कि पैसेज के जो 15 नंबर है वो अलग होंगे और 15 नंबर का जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो कंटेंट होगा, मतलब जो आपका कंटेंट वाला पार्ट होगा 15 नंबर के, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम मिलता है। तो यहाँ पर आप 15 नंबर आराम से बचा सकते हो। आप इंग्लिश ले लेना सेकंड लैंग्वेज, और जब आपको समझ नहीं आ रही होगी ना, क्योंकि ज्यादा तो इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं होती, हिंदी पढ़ी हुई है सभी ने, तो आप उसको हिंदी में देख सकते हो। तो एक तरह से आपको ना इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद मिल जाता है, तो आप हिंदी से देखकर इंग्लिश के क्वेश्चन ठीक कर सकते हो अपने। तो ये रही थी लैंग्वेज वाली बात। लैंग्वेज में मैंने बता दिया। सबसे पहले तो फॉर्म फिल के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी है, फिर उसके बाद आपको पेपर में भी ध्यान रखना है वही लैंग्वेज लेनी, वही लैंग्वेज में अपने ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं जो आपने चूज की थी। अगर आपने किसी दूसरी में कर दिया ना कुछ भी, तो आपके पूरा 0 नंबर बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। और कैसे पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज को आप हिंदी में देख सकते हो, ये भी मैंने बता दिया है। और अब बात करते हैं जो कि रह गया मैथ वाला पार्ट। देखो मैथ पहले पेपर के लिए तो काफी बेसिक सा मैथ आता है, ज्यादातर सभी बच्चे कर लेंगे। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स जो है सचिन अकेडमी पर, आई थिंक विजय नाम है सर का, और सर जो है चश्मा लगाते हैं, तो मैथ आप वहां से पढ़ सकते हो। विजय सर से सचिन अकेडमी पर पढ़ाते हैं और चश्मा लगा कर रखते हैं आई थिंक, तो वहां से आप मैथ कर सकते हो। और हिंदी इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ ना, हिंदी इंग्लिश ज्यादा बड़े पार्ट नहीं है। हिंदी इंग्लिश के लिए आप 4 से 5 मैराथन भी ले लोगे ना तो आराम से आपकी हो जाती है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में सिर्फ 15 नंबर का पार्ट होता है याद करने वाला या समझने वाला, याद करने वाला। बाकी जो 15 नंबर होते हैं वो हमारी समझ पर आधारित होते हैं, क्योंकि वो 15 नंबर पैसेज से बनेंगे। तो जो 15 नंबर का जो कंटेंट होगा उसके लिए आप मैराथन देख सकते हो किसी की भी। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए मुझे हिमांशी मैम से पढ़ना ज्यादा पसंद है, तो हिंदी और इंग्लिश में वहीं से करती हूँ। और मैथ की बात, मैंने मैथ आपको बता दिया, सचिन अकेडमी पर विजय सर पढ़ाते हैं, चश्मा लगाते हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट मैंने आप सभी को बता दिए, कौन सा सब्जेक्ट मैंने कहाँ से पढ़ा था और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मैंने सब कुछ पॉसिबिलिटीज बताने की कोशिश की है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।